दोस्तों, इस घटना को बीते आज लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस घटना का जिक्र हमारे दोस्तों के बीच होता ही रहता है, क्योंकि यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। दरअसल उस वक्त हम सारे दोस्त अपने बिजनेस से छुट्टी लेकर एक साथ मिलना चाहते थे। फिर हमने सोचा कि हमें कहीं पर जाने का प्लान बनाना चाहिए, जिस वजह से हम लोग किसी ऐसे स्थान पर जाने वाले थे जहां पर हमें रहस्यमय चीज की प्राप्ति हो। दरअसल हम सभी भूतों के बारे में काफी जानना चाहते थे, लेकिन अफसोस आज तक हमने ऐसी किसी भी चीज को महसूस नहीं किया जिसके अंदर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर किसी पैरानॉर्मल चीज की एक्टिविटी है। लेकिन एक बात भी सत्य है, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसके जीवन में होने वाले हादसे और विचार को बदलने में सक्षम है। हम सभी दोस्त पहले एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में हम सभी अपने बिजनेस की वजह से अलग अलग हो गए, लेकिन अभी भी हमारे बीच दोस्ती का वही मुकाम हासिल था। फिर उनमें से हमारे एक दोस्त जिसका नाम निखिल था, निखिल ने बताया कि अब हम सभी को एक साथ मिलकर कुछ दिनों का वक्त बिताना चाहिए, लेकिन हमें कहीं पर भी घूमने के लिए कोई ट्रिप नहीं मिली, जिस वजह से हमारा दोस्त निखिल किसी स्थान को ढूंढने लगा, या फिर ऐसा कहें कि किसी जगह की तलाश करने लगा। फिर मेरी नज़र वहां पर पड़ी एक किताब पर पड़ी। दरअसल हम सभी एक होटल के अंदर बैठे हुए थे और वहीं पर मुझे राजस्थान का एक चित्र नजर आया। जब मैंने उस किताब को खरीदा तो मैंने देखा कि उस किताब के अंदर राजस्थान के कुलधरा नामक किसी स्थान के बारे में बताया गया था। दरअसल उसके अंदर ये लिखा गया था कि यह गांव पूरे तरीके से श्रापित बन चुका है। 118 साल पहले इस जगह के अंदर काफी गांव खाली हो चुके थे। इस जगह पर केवल एक गांव नहीं बसता था, बल्कि कई सारे गांव इसी जगह पर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन तो मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं समझा और फिर मैं अपने घर लौट गया। घर पर लौटने के बाद मैं उसी किताब को पूरी रात पढ़ता रहा, लेकिन उस किताब ने मेरे दिल के अंदर एक आग उत्पन्न कर दी। दरअसल अब मेरा दिल बार बार ऐसा कहने लगा कि हमें उस जगह पर घूमने के लिए जाना चाहिए। फिर क्या था, रात के लगभग 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया और सभी को एक साथ मिलने को कहा। हालांकि हमारे घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे जिनका घर उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूरी पर पड़ता था, जिस वजह से वह लोग हमारे साथ नहीं मिल सकते। हम लगभग 4 दोस्त एक साथ मिले। फिर मैंने उन्हें राजस्थान के कुलधरा नामक जगह के बारे में बताया। उतावलापन महसूस होने लगा, क्योंकि वह भी अब उसी जगह पर जाना चाहते थे। फिर क्या था, हमने दूसरे ही दिन उस जगह पर जाने का प्लान बना लिया, लेकिन हमारा प्लान कब तक सक्सेस होता यह तो हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जब हमने अपने कुछ गिने चुने दोस्तों को बताया कि हम लोग राजस्थान के कुलधरा नामक गांव में घूमने के लिए जाने वाले हैं, तो कुछ ने तो वहीं पर मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस जगह पर घूमना मना था, उस जगह पर घूमने के लिए सभी को अलाउड था। लेकिन कहते हैं कि रात में उस जगह पर कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि वहां के लोग किसी भी व्यक्ति को रात में रहने के लिए अलाउ नहीं करते, जिस वजह से रात होते ही तुरंत ही वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन हमें उन्हें चकमा देकर किसी भी तरह रात में रुकना ही था। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हम जितनी आसानी से सोच रहे थे उतना ही मुश्किल वहां के लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, क्योंकि हम अपनी मौत को दावत दे रहे थे। बाद में हमने वहां जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। हम 5 दोस्त ही राजस्थान के लिए रवाना हुए। हम लोग दिल्ली से राजस्थान का सफ़र करने वाले थे। यह सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, जिस वजह से हमने पहले ही अपनी गाड़ी के अंदर पानी की बोतल रख ली थी, क्योंकि जैसलमेर जैसे राज्य में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से हमने अपनी गाड़ी के अंदर पहले ही पानी रख लिया। फिर हम लोग जैसलमेर में पहुंचे तो हमने देखा कि अभी भी वहां से कुलधरा काफी दूर था, लेकिन हम लोगों को वहां पर तो जाना ही था। फिर जब हम लोग कुलधरा के पास पहुंचे तो सबसे पहले हमें एक दरवाजे के पास पहुंचना पड़ा, जो काफी बड़ा और घना था। वहीं उस गेट के पास खड़े एक आदमी ने
हम लोगों से अंदर जाने की टिकट मांगी। हम लोगों ने उसे कुछ पैसे दिए और निकलने ही वाले थे कि वह आदमी बोल पड़ा, शाम के 6 बजे से पहले ही वापस लौट आना, वरना बेमौत मरोगे। मुझे उसकी बातें ही कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि इतना बड़ा अंधविश्वास इस गांव के अंदर फैला हुआ था। सच में यह एक हैरान कर देने वाली बात थी। अभी मैं इतना सोचते हुए उस जगह के अंदर पहुंच चुका था। केवल और केवल सन्नाटा छाया हुआ था। खामोशी अपने रूप को बयां कर रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे अलावा वहां पर कुछ और लोग भी घूमने के लिए आए हुए थे, जो काफी डरे हुए लग रहे थे। और सच में जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे अपने शरीर के अंदर एक अलग ही प्रकार का डर सा महसूस होने लगा। मेरे साथ अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे डर लगने लगा था। मेरे साथ पहली बार हो रहा था। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और उसके साथ ही साथ मेरे सारे दोस्तों का भी यही हाल था। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पूरी पिक्चर का सीन अभी बाकी था। फिर हम लोग राजस्थान की एक कोठरी के पास पहुंच गए, जहां चारों तरफ खंडर जमीन पड़ी हुई थी। वहां का खतरनाक सन्नाटा इस चीज को बयां कर रहा था कि आखिर इस जगह पर किसी बुरी शक्ति का वास हो सकता है। लेकिन अभी भी हम इन चीजों को कहां मानने वाले थे। फिर हम सभी गाड़ी से नीचे उतरे और चारों तरफ घूमने लगे। तभी हम एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां पर हनुमान जी की एक मूर्ति लगी हुई थी। वह मूर्ति काफी विशालकाय मूर्ति थी, जिसे देखकर यह बात आसानी से पता चल रही थी कि इस मूर्ति को बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगाया गया है। लेकिन यह एक पुरानी मूर्ति थी। मगर जब हम लोग उस मूर्ति के पास पहुंचे तो पता नहीं क्यों हमें एक सुकून की प्राप्ति हुई। हम लोगों को मानो एक चैन की सांस मिल गई हो। हम कुछ देर वहीं पर बैठे रहे। फिर हम वहां की एक कोठरी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर कोई चीज मरी हुई पड़ी थी, जिसका आधा शरीर कटा हुआ था और आधा अलग हिस्से में पड़ा हुआ था। फिर हमें लगा कि शायद यहाँ किसी जानवर की मौत हो गई है, जिस वजह से हम लोग वहां के एक अधिकारी के पास पहुंचे और उसे इस बात के बारे में बताया। फिर जब हम लोग उस अधिकारी को लेकर उस जगह पर पहुंचे तो मानो हमारा शरीर का एक एक रोम कांप उठा था, क्योंकि इस पर हमने देखा कि उस जगह पर ना ही तो हमें कोई जानवर नजर आ रहा था और ना ही चारों तरफ किसी चीज के होने का संकेत, क्योंकि वहां पर एकदम खाली जगह पड़ी हुई थी। यह देखकर मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मैंने अभी अभी किसी चीज को देखा था और उसके साथ ही साथ मेरे दोस्तों ने भी इस चीज पर गौर किया था। लेकिन बाद में हमने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने काम में जुट गए। शाम के लगभग 6 बज चुके थे और अब एक ऐसा वक्त हो चला था जिस समय से अब हमें इस जगह से बाहर निकलना था। तभी वहां का एक गार्ड भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, भाई साहब अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। मगर मैंने किसी भी तरह से उस गार्ड को मना ही लिया। दरअसल मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए और फिर उससे कहा कि हमें बस आज की रात के लिए यहीं पर रुकने दीजिए। मगर फिर भी उस गार्ड ने हमें बहुत समझाया कि यह जगह रात में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर भूत पिशाच का साया इस कदर मंडराता रहता है मानो वह पूरी दुनिया का विनाश कर देंगी। लेकिन यहाँ के तांत्रिकों द्वारा उनको इसी जगह पर कैद किया गया है। हमें अब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। तभी उस गार्ड ने हमें हमारी गाड़ी को बाहर खड़ा करने को कहा, क्योंकि रात में यहाँ पर गाड़ी का रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस वजह से यहाँ के लोगों को आसानी से पता चल सकता था कि रात में इस जगह पर कोई रुका हुआ है, क्योंकि लोगों के मुताबिक इस जगह पर रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, जिस वजह से लोग यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देते। बाद में हमने वही किया। हमारा एक दोस्त जिसका नाम दीपक था, उसने तुरंत ही गाड़ी को बाहर खड़ा कर दिया। अब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर बिखरा हुआ सन्नाटा यहाँ की खामोशी को बयां कर रहा था। तभी हमने देखा कि हमारी पीछे की तरफ से हमें किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर जब मैं पीछे पलटा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम्हें अंधेरा होने से पहले ही भूत दिख गया? मगर बाद में मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं और यही सोचकर मैं वहीं पास ही के एक कुएं के पास आकर बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर जब मैं पीछे पलटा
तो मैंने देखा कि वहां पर मेरा दोस्त दीपक था, जो अभी अभी बाहर गाड़ी खड़ा करके वापस लौटा है। वह भी मेरे बगल में बैठ गया। अब मैं लगातार उससे बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। और वहीं मेरे बाकी के दोस्त चारों तरफ आराम से घूमने के मजे ले रहे थे। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी, और जब मैं पीछे पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि वह तो मेरा दोस्त दीपक ही था। जब मैंने अपने बगल में देखा तो मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सच में मैं तो एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि अभी अभी दीपक मेरे बगल में बैठा हुआ था। उसका अचानक से इस तरह से पीछे की तरफ चला जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। सच में मुझे वहां पर एक बहुत ही जोर का डर महसूस हुआ। यह पहली बार था जब मुझे उस जगह पर इतना जोर का डर महसूस हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ की सिर्फ बातें ही सुनी थी, देखी नहीं थी। उसके तत्पश्चात मैं वहां से निकल पड़ा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। तभी मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह भी एकदम हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने मेरी बात को ये कहकर टाल दिया कि जरूर यह मेरा कोई छोटा मोटा वहम होगा, मगर मुझे पूरा विश्वास था कि वह कोई वहम नहीं था। उसके तुरंत बाद मैंने वहां से निकलने की बात कही, लेकिन कोई भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तो अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहता था। बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल पड़ा, मगर उसके लगभग 1 घंटे के बाद सब कुछ मानो एकदम शांत हो गया था। अब सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले एकदम शांति रखता है, और कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला था कि तभी हमें जोर की चीख सुनाई देने लगी। इसी चीख को सुनकर मैं और मेरे सारे दोस्त वहां से भागते हुए एक जगह पर पहुंचे, जहां पर चारों तरफ खंडर पड़ी हुई जमीन के अलावा एक कमरा नजर आ रहा था। वो चीखने की आवाज उस कमरे के अंदर से आ रही थी। मेरा एक दोस्त दीपक जब उस कमरे के अंदर झांक कर देखने लगा तो उसका शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कमरे में क्या देख लिया है। फिर जब मैं झांकते हुए उस कमरे के अंदर देखने लगा तो मानो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे खौफनाक, दिल दहला देने वाला नज़ारा देख लिया। दरअसल मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर मुझे काफ़ी सारे लोगों की लाश पड़ी हुई नज़र आ रही थी, जिनके शरीर से काफ़ी रक्त बह रहा था। उनका शरीर जो बिल्कुल कटा फटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। सच में उस वक्त मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं तुरंत ही एकदम से नीचे गिर पड़ा, और फिर जब मेरे बाकी के दोस्तों ने उस कमरे में झांकते हुए देखा तो उन्हें भी कुछ नहीं दिखा। मैंने और दीपक ने पूरी बात बताई कि आखिर हमें ऐसा क्या दिखाई दिया, लेकिन उनको हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और मैं यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं कुछ देर के लिए और इस जगह पर रुक गया तो फिर मेरी मौत बिल्कुल निश्चित थी, क्योंकि इस जगह पर अब प्रेतों का वास बन चुका था। फिर मैं जल्दी से भागता हुआ उस गांव से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी मर्जी के बिना ही मुझे कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। जब मुझे लगा कि अब बुरी ताकत मेरे ऊपर मंडराने लगी है, मैंने भी उस गांव से निकलने की उम्मीद को छोड़ दिया और फिर मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। लेकिन अब मेरे दोस्त भी बुरी तरीके से डरे हुए थे। वह लगातार मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ देख रहे थे, और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ सफेद सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जिसके मुंह के ऊपर एक कंबल गिरा हुआ था, वह बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था। लेकिन उसकी कंबल अब उसके मुंह से हट चुकी थी। दरअसल उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आग के द्वारा जला दिया गया हो। डर की वजह से मेरे दिमाग ने काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को मेरे पीछे पीछे भागने का इशारा किया, और फिर मैं हनुमान जी की मूर्ति के पास पहुंच गया। फिर मैं और मेरे दोस्त पूरी रात एक भयानक सन्नाटे की रात में उसी हनुमान जी की मूर्ति के नीचे बैठे रहे। उस रात का हादसा आज भी मेरे दिल के अंदर ताजा है। और फिर जैसे ही सुबह हुई और वहां का दरवाजा खोला गया तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ वहां से तुरंत ही निकल गया।
उस दिन भगवान हनुमान जी की वजह से दोस्तों हमारी जान बच गई। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज को तोड़ना नहीं चाहिए। और अभी मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि आखिर उस जगह का राज क्या है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।